दुनिया में अपनी जमहूरियत का इंतहाई दर्दनाक वाक़या है। इसकी मज़म्मत के लिए हमारे पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं, हम सब के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं कि जो दर्दनाक वाक़या हुआ है उसमें न सिर्फ हमारी कौम बल्कि कोटक के शहरी, बलूचिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के अवाम, दुनिया भर में इंसानियत से नाता रखने वाले इंसानियत दोस्त इंसानों के लिए ये सानिया एक बहुत बड़ा अलमिया है। जनाब स्पीकर, ये सानिया हजारों कौम के लिए नया नहीं, बलूचिस्तान के अवाम के लिए नया नहीं। गुज़श्ता 22 सालों से जिस कर्ज से हमारी कौम गुजर रही है, ये उसका तसलसल है। आपने देखा कि कोटा शहर, बलूचिस्तान का हर इलाका, यहाँ की हर सड़क, यहाँ की हर गली, यहाँ का हर बाजार हमारे कौम के देहाते मजदूरों, सब्जी फरोशों, इंजीनियर्स, वकीला, खवातीन की खून से भरे पड़े। हर जगह हमारा खून बहाया गया। अगर इसका पासमानदार देंगे जनाब स्पीकर, हमारा ये सूबा, हमारा ये शहर कबायली, कौमी, मजहबी अक़दार का एक अमीन शहर तस्वुर किया जाता था। यहाँ पर किसी भी हवाले से किसी भी तरह की नफरत नहीं होती थी। अमन के हवाले से कोटा का नाम लिया जाता था। पूरे मुल्क से लोग यहाँ आते थे। हमारी रवादारी, हमारी गुरबारी, हमारी मेहमान नवाजी की तारीफें होती थी। लेकिन आपने देखा कि हमारे बदखाहों ने इस शहर को मक्तल बना दिया हर किसी के लिए और बतौर खास हमारी कौम के लिए। अगर 1979 के जो अहम इंकलाबात दो ममालिक, हमसाया ममालिक में आए, उनके नुकसानात और उनके मनफी नताइज अभी तक हम कर रहे हैं। एक हमसाया मुल्क में इंकलाब आया तो हमने देखा कि यहाँ पर क्लाशिको कल्चर जो है परवान चढ़ा, बदअमनी वहाँ से फैलनी शुरू हुई। उनके इंकलाबात के क्या नताइज निकलेंगे? फिरकावानियत या एक खास मानसियत के लिए अपने कोटा पहुंची, बलूचिस्तान पहुंची और यहाँ से एक बदअमनी का अमल शुरू हुआ। उस दौरान भी हमारे लिए मौका था कि हमारी जो कुव्वतें थी, हमारी जो बाज़ियाँ बनाने वाले इदारे थे, उनको ये सोचना चाहिए था कि ये सूरत हाल की पैदा हुई और 1998-1999 के बाद खुसूसी तौर पर हमारी कम्युनिटी, हमारी कौम के लोगों को टारगेट किया गया। जनाब स्पीकर, अब सवाल ये है कि गुज़श्ता 2 दहाइयों से जो नस्लकुशी हमारी हुई, हमारी माओ, हमारी बहनों के आंसू खुश हो गए। हम मजीद नहीं हो सकते। हमारे जवानों की कांधे कट चुके हैं, हम मजीद आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सालों से हमारा नाता टूट गया। तो ये सब कुछ, ये सारा सवाल हमारे कौम का है, हम सब से है, इस मुक़द्दस ऐवान से है कि हम उसके लिए क्या करने जा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। और जनाब स्पीकर, आपको मालूम है, हम सबको मालूम है कि जो हुकूमतें चलती है उसकी फेलियर की वजह अमन व अमान की अदम बहाली है। जब अमन व अमान नहीं होगा तो आपकी मईशत का पहिया नहीं चलेगा। यहाँ और आपने माज़ी करीब में देखा कि अमन व अमान ही की वजह से हमारी ये मुंतखब हुकूमत खत्म कर दी गई। तो लिहाजा मुझे तवक्को है कि गुज़श्ता 2.5 सालों से जब हमारी हुकूमत आई है, उन 2.5 सालों में जो अमन व अमान का जिस तरह की एक पुरानी फिजा में हम सांस ले रहे थे, अभी हमने चलना शुरू किया था। अभी लोग जो है बाजारों में आ रहे थे, हमारी कम्युनिटी के लोग। अभी स्कूल, तालीमी इदारे, पार्क, स्कूल, स्टेडियम्स आबाद हुए थे। हमारे लोग, हमारे कौम के स्पोर्ट्समैन लौटाए जा रहे थे, जोब जा रहे थे, चमन जा रहे थे, उजदार जा रहे थे खेलने के लिए। तो अब एक बातिल खौफ की फजा यहाँ पर
गई है। तो जनाब स्पीकर, एचडीपी को आवाम ने जो मैंडेट दिया है वो इस वजह से नहीं किया है कि हम उनके लिए सिर्फ सड़कें बनाए, नालियां बनाए, तरक्याती काम करते हैं। हमने शुरू से जब हल किया हमने यही कहा कि एचडीपी का मौक़िफ़ है कि सबसे पहले हमें अमन चाहिए, इस शहर को अमन चाहिए, बलूचिस्तान को अमन चाहिए। जब ये अमन होगा तो फिर उसके बाद तरक्याती अमल होगा। हम यहाँ पर आए हैं ताकि हम अमन व अमान बहाल कर सके। ये जो लोग हमसे सवालात करते हैं, जो मुतासरीन है, जो नवाज़ीन के उसके उनके गमों का मदवा हो जाए। ये तरक्याती काम तो होते रहेंगे, सड़कें बनती रहेंगी, लेकिन सबसे ज़रूरी काम इस हुकूमत के लिए, हम सब के लिए ये है कि हम यहाँ पर अमन व अमान कायम कर ले। मुझे तवक्को है कि जो हमारी हुकूमत है इस दौरान जो इंसान नहा हुआ है अंदोनाक मंच का, हम मुसलसल रास्ते में है अपने हुकूमती अरकान से, हमारे हुकूमत के जो हेड है और सिक्योरिटी इदारों से, उन्होंने हमें जिस तरह की यकीन दहानी कराई है, मुझे तवक्को है कि न सिर्फ मंच के शोहदा के कातिलों को गिरफ्तार किरदार तक पहुँचाया जाएगा, बल्कि 2 दहाई से जो जुल्म हम पर हमने सहे हैं, उन तमाम शोहदा के लवाहिकीन या उन तमाम शोहदा के जो मुतासरीन है, जो मज़लूम है, उनके मुजरिमों को भी गिरफ्तार किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बल्कि मैं यहाँ पर सेवा नहीं मुतालबा करता हूँ कि करारदाद में जो मतन है उसमें लिखा गया है कि मचकाना सेना ने न सिर्फ वज़ारत कौम बल्कि पूरे मुल्क को मफलूज कर दिया है और हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इंसानी सोच मज़ालिम और दहशतगर्दी के अलमनाक वाक़यात के तदारुक के लिए मौसर इक़दाम। मैं ये समझता हूँ, उन्होंने खुद अपनी तकरीर में कहा कि ट्रुथ कमीशन बननी चाहिए। बलूचिस्तान में जितने वाक़यात तसलसल के साथ हो रहे हैं, दहशतगर्दी, तखरीबकारी, इसमें किसी भी किस्म के हो, जिसमें हज़ारा, बलोच, पश्तून, सेक्टर जितने भी लोग, बलूचिस्तान में एक ट्रुथ कमीशन की ज़रूरत है। इसमें शामिल होना चाहिए कि अलमनाक वाक़यात के तदारुक की तह तक पहुँचने के लिए बलूचिस्तान में ट्रुथ कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए और उसके बाद बाकी चीज़ों से इत्तफ़ाक़ करते हैं, क्योंकि जनाब वाला जब तक हक़ाइक़ तक नहीं पहुँचेंगे सिर्फ मज़म्मती करारदादों से काम करने वाला नहीं है। करारदाद का वज़न कम अज़ कम बलूचिस्तान के गम और दुख बराबर तो जितनी होनी चाहिए, तो इसीलिए मैं समझता हूँ इसमें तरमीम थोड़ी सी होनी चाहिए। शुक्रिया। इसमें तरमीम होनी चाहिए, होनी चाहिए। बात नहीं कर रहा हूँ, कमीशन ही बनाया गया जनाब वाला। कमीशन के मुख्तलिफ अक़साम होता है, जुडिशल कमीशन होती है, एक इंक्वायरी कमेटी और कमीशन होती है, एक होता है ट्रुथ कमीशन। ये बहुत बड़े मकसद कमीशन होता है जो हक़ाइक़ की जानकारी और हक़ाइक़ की जानकारी जनाब स्पीकर साहब उन्होंने खुद अपनी तकरीर में जिक्र किया। मैं उसी की तकरीर से लेके मैं चाहता हूँ कि इसमें ये ट्रुथ कमीशन, बड़ी अच्छी बात है अगर जुडिशल कमीशन बनी है, बड़ी अच्छी बात है अगर इंक्वायरी कमीशन बनी है, लेकिन ट्रुथ कमीशन जो है वो हकीकत उन मासूम लोगों तक जो 6-6 दिन तक यहाँ सर्दी में बर्फ बन गए और अपनी लाशें नहीं उठा सके, या बलूचिस्तान में कितने और लाशें गिरी हैं, वी हैव टू गिव देम आंसर। लोगों को जवाब देने के लिए सच का जानना जरूरी है। इसको कहते हैं सच कमीशन, और इस सच कमीशन को हमारी ये राय है कि ये बलूचिस्तान में एक बड़ी अच्छी शुरुआत है, इसको शामिल कर देना चाहिए। इसके पैसे नहीं लगेंगे, न कुछ जुडिशरी का खर्चा है, न कुछ का। असेंबली ट्रुथ कमीशन बनाएगी लोगों के। इसमें जो उसका जो मतन है उसमें सिर्फ मुज़म्मती करारदाद है, इसमें मजीद आप इसमें अमेंडमेंट का बेहतर कर नहीं सकते। जनाब क्या आप राय दे देते हैं भाई, हमारी इच्छा है जितनी तरह करना चाहिए कर सकते हैं। ये कहाँ की मंतक है, ये कौन सी जगह की मंतक है कि हम अपने अल्फाज में बेहतर में आ सकते हैं। आपको माने यार इसको बेहतर सेक्रेटरी साहब रूल का हवाला दें, किस रूल के तहत हम नहीं कर सकते। का मुझे सेक्रेटरी साहब मुज़म्मती करारदाद हमने रूल का हवाला दें। हम कुछ बारी बयान तो नहीं दे रहे हैं, असेंबली के फ्लोर पर बहुत संजीदा बात कर रहे हैं। मुज़म्मती बयान सेक्रेटरी साहब रूल का बयान फेसबुक पे दे देंगे, मुज़म्मती बयान हम व्हाट्सएप पे दे देंगे। जी बयान है असेंबली में होने वाली चीज इट हैज टू बी सब्सटेंटिव, उसका वजन होना चाहिए। लेकिन जिस तरह पेश किया गया, मैंने इसको उसी शक्ल में मंजूर किया। करते हैं और वाकई बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, और इस तरह के जुल्म जो है आज़म में जो है कोई उसकी मिसाल नहीं मिलती। इस पर ना सिर्फ हुकूमती अराकीन बल्कि अपोजिशन और जितने भी हमारे यहाँ बलूचिस्तान के या पूरे पाकिस्तान के
हमदर्दी रखते हैं, सब ने यकसा मजम्मत की। जनाब स्पीकर, जब ये वाक़या रुनुमा हुआ उस वक्त हुकूमती हराकी और वफाकी वज़रा और बाकी जो लोग थे जो इनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, तो उनका डिमांड यही था कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाई जाए जो उनके हरकत को जो है पता लगा कि आखिर में क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और इसके क्या वजूहत थे, उनके ताने वाने कहाँ मिलते हैं। तो वो लवाहिकीन के डिमांड पे ऑलरेडी वो इंक्वायरी कमीशन बन गई। अगर कोई अपोजिशन मेंबर को भी तसल्ली के लिए अगर कोई ट्रुथ कमीशन डालना चाहता है, लेकिन इसमें ये चीज़ देखना होगा कि वो कमीशन किस नोयत का होगा, या असेंबली की कमेटी होगी या कोई जुडिशरी को जो है कहेंगे कि वो कोई कमेटी बना दे, फिर उसने जो है लोगों हुकूमत के साथ, हुकूमत के अदारों के साथ मिलकर काम करना होगा। वो ऑलरेडी एक कमेटी जो है वो बन चुकी है और इसमें मैं ये नहीं कहता कि अगर ऑफिसर के पास कोई बेहतर आइडिया या बेहतर कोई प्रपोजल है तो वो दे दे, अदरवाइज मेरी राय अपनी जाती है कि इस पर जो है बगैर टीआर के सिर्फ करारदाद में ये चीज़ डाले, ट्रुथ कमीशन हमने डाल दिया है। आखिर ट्रुथ कमीशन किस असेंबली कमेटी होगी, जुडिशल कमेटी होगी, किस चीज़ कमेटी होगी, तो वो चीज़ है वो पहले वाज़ेह करें, फिर बाद में करारदाद में गवर्नमेंट में लाना चाहते हैं समझाया बेशक। स्पीकर साहब एक छोटी सी बात में जिस तरह उन्होंने तमीर बांधी और उसने बड़े तफसील से कहा कि ये सिलसिला भी दफा करने के बल्कि 22 साल से हमारे बिरादरी के साथ, हमारे कम्युनिटी के साथ हो रहा है और आज तक किसी का पता नहीं चल रहा है। उसने डिमांड किया कि ट्रुथ कमीशन बनाया जाए, ये गाय को ढूंढने का फिर ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा। ये उसी के डिमांड पे आपने बहसियत पे जो इंसानियत का कत्ल है, जो बलूचिस्तान के अवाम का कत्ल है, हम कहते हैं वो गाय को जानने के लिए इसको इसमें शामिल किया जाए। हम इसमें कोई नई चीज शामिल नहीं करना चाहते, हम कहते हैं कि उसी की बल्कि अपोजिशन की डिमांड नहीं है। अगर ये आप कहते हैं कि इसी तरह से जो पहले होता था, या तो ये होता रहा है कि किसी जुडिशल कमीशन का कोई रिपोर्ट बलूचिस्तान में बदकिस्मती से आया है, न कोई इंक्वायरी कमीशन का, मुझे कमीशन नहीं आएगा, लेकिन ये उसकी दिल की तसल्ली के लिए, हमारे दिल की तसल्ली के लिए लोग सुनते हैं, बलूचिस्तान का आवाम देखते हैं कि यहाँ पे जो कुछ हो रहा है, आज तक उसकी अगर कोई अच्छी सी अगर कोई रिपोर्ट इसमें आ जाती है तो इसमें क्या मेरे ख्याल में कोई समाज है। तहे दिल से ममनून हूँ कि जनाब ने मुझे कुछ गुजारिशात करने का मौका फराहम किया। जनाब वाला ये एक इंसानी मसला है कि ईस्टर्न बाईपास पे वहाँ किली मैंगल एक इलाका है जहाँ की सर्वे हुई है। गैस कंपनी ने सदर्न गैस कंपनी ने 16/3/2015 को वहाँ पे जाके सर्वे किया, पैसे भी आ गए, लेकिन 5 साल होने को हैं। सिर्फ गैस कंपनी का बहाना ये है कि उस साइज़ के पाइप हमारे पास नहीं हैं जहाँ से मेन लाइन गुजर रही उस किली के साथ, लेकिन ब्रांच देने के लिए वो कहते हैं हमारे पास इस साइज़ के पाइप नहीं हैं। 5 साल हो गए जनाब स्पीकर इस बात को। तो मैं ये गुजारिश करूँगा जनाब से कि आप सेक्रेटरी साहब के जिम्मे लगाएंगे या असेंबली के तथा उनसे गैस कंपनी वाले को बुला के लेटर लिखें गैस कंपनी को कि इसकी वजूहत बताएं और उनको ये सहूलियत दे दें, उनके हक है। और कोयटा जैसे सर्द इलाका और वहाँ पे गैस ना हो, मेरे ख्याल में ये बड़ी मेहरबानी। मैंने जनाब वाला एक जनाब के तवसत से अपोजिशन के दोस्तों से गुजारिश है कि 6 बजे मेरी कहीं अपॉइंटमेंट है, अगर इस सानहे के हवाले से मुझे 2 मिनट कुछ गुजारिश करने का मौका दें ताकि मेरे सानिया तो उसका हो गया, उसका भी नहीं है। बाकी अभी ये इस पे अमन और अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल अभी इसमें बिल्कुल आपको दे देंगे। हाँ, अभी शुरू करते ही दे देंगे। सब समझे मुझे 2 मिनट दे दें, फिर उसके बाद मैं जनाब जी आप बैठे इंशाल्लाह आपको दे देंगे, कोशिश करेंगे जल्दी। पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, खत्म हो गए। सर आरिफ जान सर, काइंडली सर आप जो सना साहब ने कहा था सर ये 350। जी मिनिस्टर साहब अपने चेयर पे आ जाएं। एक
अहम इशू है जी हाँ सर। जो 431 410 है सर। 410 जो बंदे निकाले गए थे, हमने कमेटी उस टाइम बनाया था तारिक मगसी की सरबराही में। करवा दें, मैं डिटेल उनको दे दूंगा। सवाल नहीं था, इस पे ऑलरेडी कमेटी बना दिया था। तारिक मगसी उस टाइम CNW के मिनिस्टर थे। ये हुआ है, ये उस कमेटी का फैसला नहीं है। हाँ, इसको मेरे ख्याल में आप कोई और कमेटी है तो इसका अगर आप टाइम दे दें 26 तारीख को जो इजलास हो रहा है उसमें हम जमा करवा देंगे। तो आप ऐसा करें 26 तारीख को इसकी डिटेल क्या मसला है क्या नहीं है और क्या इसमें कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी शुक्रिया। 26 तारीख के इजलास में आपको बता दें। जी शुक्रिया मिनिस्टर साहब। बलूचिस्तान असम्बली का ये इजलास हिज़्ब इख्तिलाफ की मोअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली की दरख्वास्त पर तलब किया गया है, लिहाजा आज की नशस्त में ज़ैर अहम अवामी नौइयत के हामिल मसाइल को ज़ेर बहस लाया जाएगा। अमान की बिगड़ती सूरत हाल, अपोजिशन के खिलाफ नेब के इंतकामी कार्रवाइयों, होशरुया, महंगाई और बेरोज़गारी, बिजली और गैस की गमगीर सूरत हाल। जो मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली मज़कूरा बाला मौज़ूआत पर बहस में हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपना नाम सेक्रेटरी असम्बली को भेज दें। मलिक सिकंदर खान एडवोकेट साहब कायद हिज़्ब इख्तिलाफ, आप बहस का आगाज़ कर दें। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, मैं आपका मशकूर हूँ, आपने वक्त दिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब स्पीकर, ये जो एजेंडे के नुकात हैं, यकीन जानिए एक एक नुक्ते को देखने से दिल भी दहल जाता है और रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। यास व मायूसी जो है वो भी घेर लेती है। अल्लाह करे कोई ऐसा सबील आए कि पाकिस्तान के अवाम, बलूचिस्तान के अवाम दूसरे ममालिक की तरह एक पुरअमन फ़िज़ा में अपनी ज़िंदगियां गुजारें। जहाँ तक अमन व अमान पहला नुक्ता है, जनाब कहाँ से शुरू किया जाए। मैं इस डिटेल में अगर जाता हूँ कि क्या क्या हुआ, कहाँ हुआ, तो मेरा ख्याल है किसी दूसरे साथी को भी नहीं मौका मिलेगा और आज ये घंटों में भी ये तफसील ख़त्म नहीं होगी। गुजारिश ये है कि हम यहाँ बैठे हैं, इसका मदावा निकालें। ये हकीकत तो अपनी जगह पे कायम है कि 73 साल से फ्रस्ट्रेशन है, माशरे में बेचैनी है, लोग परेशान हैं, इंसाफ नहीं है और ये तमाम चीज़ें मिलकर बदअमनी भी फैलाती हैं। ये तमाम चीज़ें मिलकर जो हमारे दुश्मन हैं उनको भी मौका मिलता है, पाकिस्तान के दुश्मनों को भी मौका मिलता है यहाँ अपने जो अज़ाइम हैं, नापाक अज़ाइम, उसके ज़रिए यहाँ अफरा तफरी, ये सारी चीज़ें तो हमें मालूम हैं। और इस वक्त जो ये वाक़यात हो रहे हैं यहाँ पे, जैसा कादिर नायल साहब ने तफसील से अपनी बात बताई कि किस बेदर्दी के साथ और किस जिबर के साथ ये शहादतें हुई हैं। यहाँ पे पूरे बलूचिस्तान पे अगर आप नज़र डालेंगे तो कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ शहादतें नहीं हो, जहाँ बर्बरियत नहीं हुआ हो, जहाँ लोगों पे जुल्म नहीं हुआ हो। लेकिन देखना ये है कि इसका मदावा क्या होना चाहिए। 73 साल तक तो हम ये चीखते चिल्लाते आ रहे हैं, 2.5 साल से हम इस असम्बली में भी यही बात करते हैं कि जी हम यहाँ अमन अमान पे बहस करते हैं, अगले इजलास तक
अमन व अमान के कई वाक़यात सामने आ जाते हैं, फिर अमन व अमान की बात चलती है, फिर तीसरे इजलास के लिए जो आइंदा इजलास आता है उसमें भी अमन व अमान के लिए तहारीक आते हैं, करारदादें आती हैं, लोगों की चीखो पुकार होती है। मैं समझता हूँ कि ये देखा जाए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जब तक नहीं होगी, जब तक एक तरीक़ाकार वाज़े तौर पे हम नहीं अपनाएंगे, तब तक न अमन व अमान पे काबू पाया जा सकता है और न ही अदल इंसाफ का तवक्को हम कर सकते हैं, और न ही ये जो बाकी नुकात हैं उस पे किसी हद तक पहुंच सकते हैं। तो जनाब स्पीकर, हमारा एक दस्तूर है, हमारे मुल्क के कवानीन हैं, और उन कवानीन हमारे दस्तूर उसमें कई हकीकतें ऐसी हैं जिसको हम पांव तले रौंद रहे हैं, जिसका हम कोई परवाह नहीं करते। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लाइफ प्रॉपर्टी उसकी गारंटी देता है, और वो गारंटी कौन होता है? स्टेट गारंटी देता है। स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों की जान व माल का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हो। अब अगर स्टेट लोगों की जान व माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती, तो ये देखा जाए कि फिर उस स्टेट की कैफियत क्या होनी चाहिए, उस हुकूमत की हैसियत क्या होनी चाहिए। अगर रात को कोई शख्स अपने मासूम बच्चों के साथ आराम के साथ रात नहीं गुजार सकता, और प्रैक्टिकली बलूचिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, तो कौन जिम्मेदार है? ये देखा जाए, ये आवाज उठाई जाए कि जो शख्स सरकार की तरफ से किसी भी हवाले से तफवीज़ शुदा उमूर की अंजामदही का जिम्मेदार है, जाहिर है कि फिर उसको जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ती हैं। आज मैं दावे से कहता हूं कि आज भी अगर इस पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती को अवलियत दी जाए तो जुल्म का रास्ता रुक सकता है, अमन व अमान कायम हो सकता है। ये बलूचिस्तान गवाह है कि उस दौर में जब यहां न कोई थाना था, न कोई SHO था, न उसके साथ 25-30 अफराद की नफरी थी, लेकिन रिवायात थे, लोगों का शऊर था, हया थी, जुल्म को जुल्म कहा जाता था, बर्बरियत को बर्बरियत कहा जाता था, और जो भी कोई जुर्म करता, चाहे जिस कबीले का होता, चाहे उसका भाई क्यों ना होता, उसकी तरफ कहते कि जी तुम जुल्म कर रहे हो। यही कबाइल बलूचिस्तान में ग्वादर से लेकर दर्जोब तक अपने दो दर अपनी रिवायात के मुताबिक इस तरह के घिनौने जराइम में मुलविस नहीं होते थे। हक बोला जाता था, झूठ माशरे का हिस्सा नहीं था। जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश करूंगा कि अगर यहाँ खुशगपियां होंगी तो फिर जी हाउस में प्लीज आप जो करारदाद पे और ये गपशप लगाना चाहते हैं, मैं गुजारिश करूंगा मेरे ख्याल आपस में बात नहीं करें। अपना मिठा खान साहब प्लीज लगाएं। मैं स्पीकर मलिक साहब प्लीज। तो मैं ये अर्ज कर रहा था स्पीकर साहब, मलिक नईम साहब जोर है, कुछ हकायक को हमें तस्लीम करना चाहिए।
हमारे माशरे से झूठ निकला हुआ है, सिवाय फ्रॉड और झूठ के, यानी सच निकला हुआ है, सिवाय फ्रॉड और झूठ के कोई हमारे माशरे का अब कोई हिस्सा नहीं है। जब तक इस माशरे में आइन, रिवायात और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, झूठे को झूठा नहीं कहा जाएगा, फ्रॉडी को फ्रॉडी नहीं कहा जाएगा, धोखेबाज को धोखेबाज नहीं कहा जाएगा, लोगों के हुकूक पे डाका डालने वाले को डाकू नहीं कहा जाएगा, उस वक्त तक अमन व अमान किसी भी हवाले से नहीं आ सकता। आज जो वसाइल बलोचिस्तान के लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के पास है, माजी में कभी इसका तस्वर भी नहीं हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद जराइम होते हैं। वजह यह है कि रिवायात हमने पामाल की हुई हैं। हम कानून और आइन का मजाक उड़ाते हैं। ये तो अफ्रीका के जंगल में तो हो सकता है, इंसानों के माशरे में ऐसा नहीं हो सकता। आज हमारा मुल्क उस अफ्रीका के जंगल से भी बदतर है, और ये हकीकत भी है। आज दरिंदगी है। 20 आदमी को इकट्ठा शहीद करो, 10 को इकट्ठा शहीद करो, कोई पूछने वाला नहीं है। लोगों के घरों पे डाके डालो, कोई पूछगछ नहीं है। अभी जनाब स्पीकर साहब, आप बाहर निकलेंगे, कीमती गाड़ी होगी, उसमें कलाशंकोफ बरदार बैठे होंगे, जहां वो मुंह करना चाहें कोई नहीं रोक सकता। एक आदमी के पीछे अगर आप 25 गाड़ियां लगा दें जनाब स्पीकर साहब तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो दूसरे जो गरीब लोग हैं वो क्या अपने आप को महफूज समझेंगे? तो मेरी गुजारिश ये है कि सबसे मुकद्दम जो बात है वो ये है कि हमने आइन की पासदारी करनी है। इस हाउस ने ये फैसला करना है कि आइन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हमने अपने मुल्क के जो कवानीन हैं उस पे जनाब स्पीकर हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। जो चोर है उसको हमने चोर कहना है, जो बेइंसाफी करते हैं हमने उसको बेइंसाफ कहना है। लेकिन आजकल बिल्कुल उसका उलट है। आपके पूरे माशरे में जनाब स्पीकर साहब, यानी दुख की बात है कि अगर कोई इक्का दुक्का मुनसिफ मिजाज या शरीफ शख्स इस माशरे में मिलता है तो उसको नाम क्या दिया जाता है? बुज़दिल है, बेवकूफ है। आजकल के इस एडवांस दौर में इसको फलां कर झूठ नहीं बोलना आता, फलां फ्रॉड नहीं करना आता। तो जब इस तरह होगा तो बदकिस्मती ये होगी कि जो हमारे दुश्मन हैं, हम सबको पता है कि हमारे साथ बैरूनी क्या हो रहा है, उनको पाकिस्तान के अंदर मौका मिल जाता है और यहां भी इस माशरे को स्टेबल होने नहीं देता। अब ये फिर बात आ जाती है कि कौन जिम्मेदार है। बात यही आएगी कि स्टेट और इसकी फंक्शनरीज जिम्मेदार हैं। बाहर से कुछ होता है, अंदर से कुछ होता है, ये रियासत जिम्मेदार है। तो मैं सिर्फ यही अर्ज करूंगा कि मेरी गुजारिश होगी कि हमारे हाउस के मुअज़्ज़ज़ अराकीन इस एक बात को भी, आज उसके नताइज नहीं निकलेंगे, लेकिन आफ्टर 5 years, 6 years, 10 years आपको एक अच्छा माशरा मिलेगा और अमन जो है वो आना शुरू होगा। वो उस वक्त आएगा जब
पॉइंट आउट किया जाएगा कि ये बदअमनी करता है और ये अमन के साथ रहने की कोशिश करता है। जनाब स्पीकर साहब, अब हमारी जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल को आप मुलाहिजा फरमाएंगे, थोड़ा सा बाहर जनाब शहर में या फॉर दैट पर्पज ये जो हमारे साथी हैं या हमारे गवर्नमेंट के लोग हैं ग्रेड 15 एंड अबव, वो इस माशरे में गो कि महंगाई से मुतासिर हैं, लेकिन वो सरवाइव कर सकते हैं, उनको इतना पता नहीं चलता। जनाब स्पीकर, इस हाउस के मेंबरान को भी और बलूचिस्तान में इंतजामिया के तमाम अफसरान को भी थोड़ी देर के लिए अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के थोड़ा सा तजिया करें कि मेरे वसाइल इतने महदूद हो रहे हैं कि मैं अपने आप को नहीं बचा सकता, मैं महीने के आखिर तक अपनी जरूरियात पूरी नहीं कर सकता, तो उस शख्स की क्या सूरत होगी, उसकी क्या जिंदगी होगी जो सुबह से शाम तक मजदूरी करके महीने के 15,000 रुपए कमाता है और साथ में उसके 4 क्या होगी। बाकी चीजें तो आप देख लें, गोश्त का तो वो तस्वुर भी नहीं कर सकेगा, सूखी रोटी पे वो अपना गुजारा करेगा। फिर आगे आप देख लें कि इसके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, वो बच्चों को पढ़ाएगा कैसे, तालीम की उसकी क्या कैफियत होगी, सेहत की क्या कैफियत होगी। वो खुदकुशी नहीं करेगा तो क्या करेगा, वो तमाम वो अमाल करेगा जिससे अपने बच्चों को जिंदा बचा सके। लेकिन यहां पे इस चीज को देखा नहीं जाता। जिन लोगों का कोई इनकम नहीं है वो भी इंसान है, उनको भी अपनी जिंदगी में वही वसाइल दरकार हैं जो साहिब सरवत लोगों के हैं, लेकिन वो पूरे नहीं कर सकते। अभी फिर एक बात आ रही है कि पेट्रोल और डीजल के लिए 11-12 रुपए फी लीटर महंगा करने की समरी भिजवाई जा रही है। तो जनाब स्पीकर, ये हमारे सूबे के गरीब लोग, उनकी क्या कैफियत होगी। गवर्नमेंट का फर्ज है कि गरीबों को उनकी जिंदगियों से, उनके मुंह से नवाला ना छीने। हम एक इस्लामी माशरा है और एक इस्लामी माशरे में कफालत जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है। आज जो लोग अफरात और तफरीत में हैं, जो बड़े हैं वो बड़े होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो जमीन के अंदर दंस रहे हैं। इस तरह फिर हम कहें कि जी हमारे माशरे में खुशहाली हो, कैसे होगी, अमन हो कैसे होगा, लोगों की जरूरियात पूरी हो। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इस चीज को देखा जाए कि वो तमाम अशिया जो लोगों की कुव्वत खरीद से बालातर हैं
उसका वाच किया जाए। जब तमाम चीज़ों में सब्सिडी दी जाती है तो लोगों को की जिंदगियां बचाने के लिए भी ऐसा तरीक़ेकार रखा जाए ताकि कम से कम लोगों को अपनी सांस लेने का मौका मिल सके। इसी तरह जनाब स्पीकर, ये जो बिजली और गैस है वो भी अब तो सरमायादारों का एक जरिया बना है, गरीब के बस से तो बाहर है। हमने यहाँ कोशिश की, इस हाउस ने जनाब के ताउन से, कि एक फिक्स रेट रखा जाए ताकि लोग बिजली से मुस्तफीद भी हो सकें और सरवाइव भी कर सकें। अनफॉर्चुनेटली बलोचिस्तान असम्बली ने करारदाद यहाँ से मंजूर की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। पहली तो मैं ये गुजारिश करूंगा जनाब स्पीकर कि आप मेहरबानी फरमाकर उस करारदाद की रोशनी में फेडरेशन को ये यहाँ बलोचिस्तान के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए एक फिक्स जो रेट का जो हमने करारदाद पास किया उस पर अमल दरामद कराए, ताकि लोग हमेशा जो रिश्वतखोरी हो रही है उसका भी कला कमा हो, जो लोगों के साथ ज्यादती हो रही है उसका भी रोकथाम हो। एक गरीब आदमी 15,000 रुपये टोटल असासा है महीने का, अगर उसके पास 20,000 बिजली का बिल आता है तो बेहोश नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि उस करारदाद को, कि आप हमारे कस्टोडियन हैं, उस करारदाद को लेकर उसकी मंजूरी करा दें। जी शुक्रिया। दूसरी गुजारिश जनाब स्पीकर साहब, इस मत में ये है कि ये आम तौर पे दुनिया का उसूल है, बिजली और गैस जो बलोचिस्तान के आवाम को प्रोवाइड की जाती है उसके बदले में उनसे बिल लिए जाते हैं। हमारा ये हक बनता है। मालिक साहब इसको मेरे ख्याल कंक्लूड करें, बाकी भी आपके मेंबरान बोलना चाहते हैं। खत्म कर रहा हूँ जी जी शुक्रिया। 3-4 मिनट। ये दुनिया का आम दस्तूर है कि जब कोई चीज प्रोवाइड की जाती है और उसके बदले उसका बिल लिया जाता है तो फिर महीनों महीनों उस बिजली को अगर डिसकंटिन्यू किया जाए तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। या फिर ये कि किसी इलाके में कुछ लोग गलत कनेक्शन लेते हैं और उसकी सजा, जिस तरह हमारा आम दस्तूर है कि शरीफ और दयानतदार पर ही नज़ला गिरता है, जिलजिला उसी पे आता है, तो ये पूरे इलाके की बिजली बंद हो जाती है। पूछा जाता है कि जी यहाँ पे कुंडियाँ लगी हुई हैं, यहाँ बिजली चोरी होती है। इनकी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, उसमें बाकायदा वो सजा दे सकते हैं, FIR दर्ज कर सकते हैं, लेकिन आम लोगों को उन लोगों के बदले सजा देना ये कहाँ का इंसाफ है। जनाब स्पीकर साहब, हमारी गुजारिश है कि जो लोग बिल देते हैं उनके साथ इंसाफ किया जाए। और इसी तरह गैस की जो कैफियत है जनाब, आज भी हमारे लिए एक अज़ाब इलाही और हमारे लिए बड़ा मसला है कि सिंध और पंजाब में इंडस्ट्रीज गैस से चलाई जाती हैं, CNG स्टेशंस हैं। हमारे बलोचिस्तान को तो वैसे गैस नहीं मिलती, जिन अजला को गैस दी गई है वहां भी उस गैस से न वो जिंदा रह सकते हैं बल्कि वो बीमार रहते हैं और मुतबादिल ज़राए उनको इख्तियार करने पड़ते हैं। तो इस किस्म का जुल्म जो इस मद में होता है
यकीनन बलूचिस्तान के गरीब आवाम के साथ ज्यादती है। क्वेटा कैपिटल सिटी है बलूचिस्तान की, यहाँ पे लोग गैस से महरूम हैं, प्रेशर जीरो है, बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं, बूढ़े बीमार रहते हैं, बिल डिमांड के मुताबिक दिया जाता है, लेकिन ये हकदार हैं इस बात का कि उनको गैस सप्लाई किया जाए। लेकिन अगर इस तरह नहीं होता है तो ये इंतहाई जुल्म है। लोग उससे बिजनेस करते हैं, दूसरे सूबों में इंडस्ट्रियां चलाते हैं, फैक्ट्रीज चलाते हैं। हमारे यहाँ सर्दियों में, पर्टिकुलरली सर्दियों में गैस जान बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। गैस से जान बचाई जाती है, लेकिन हमारी जान बचाने वाला गैस हमें नहीं मिलता और बाकी जगहों में फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रियां चलती हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा, इससे पहले भी जनाब इस मामले में कई दफ़ा बात आई है, तो आपसे गुजारिश करूंगा जो इस सिलसिले में पहले वो कार्रवाई हुई है उसी को कंटिन्यू करें और उसी के मुताबिक जनाब स्पीकर साहब। जी शुक्रिया। थैंक यू जनाब। जी मलिक साहब बहुत शुक्रिया। एहसान शाह साहब। जी शाह साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं आपका और तमाम दोस्तों का ममनून और मशकूर हूँ। अपोजिशन ने जो रिक्विजिशन इजलास में एजेंडे पे जिन चीज़ों की निशानदही की है, मैं समझता हूँ उनमें सबसे ज़्यादा जो अवामी अहमियत का हामिल एजेंडा है वो अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल है। मैं इसी पे ही गुजारिश करना चाहूँगा मुख्तसरा। जनाब वाला, अमन अमान की सूरत हाल को अगर हम मजमूई हवाले से, मुल्की हवाले से देखें, पहले की निस्बत बेहतर हो गई है। जहाँ एक महीने में 5-5, 10-10, 20-20 बम धमाके होते थे मुख्तलिफ शहरों में। पंजाब उस ज़माने में किसी हद तक बचा हुआ था धमाकों से, लेकिन जब बदअमनी अपनी पीक पे था तो पंजाब में भी धमाके शुरू हो गए थे। हम तो बलूचिस्तान किसी हिसाब में नहीं था, हमारे पास तो रोज़ धमाके होते हैं। लेकिन ये जो आलिया लहर आई है, और ख़ास तौर पे मैं सानह मच के हवाले से गुजारिश करूँगा, काश के अल्लाह करे मच के हवाले से ये इस हज़ारा बरादरी के साथ ये आखिरी मौका हो और इसके आगे इस तरह का सानिया रूनुमा ना हो। काश का ऐसा हो, अल्लाह करे। लेकिन अगर हमारे सूबे में, कैपिटल में, अगर बहुत बड़े सानिया तो हर जगह हुए, लेकिन उन सानियों का अगर हम फहरिस्त बनाएं तो सर फहरिस्त जो है ना, ये हज़ारा बरादरी के साथ जो वाक़यात मुख्तलिफ़ औकात में होते रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा अहम है। और जनाब के इल्म में होगा कि एक सूबाई हुकूमत नवाब असलम रईसानी साहब की गवर्नमेंट जब थी, सानिया रूनुमा हुआ, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब आए, फैसला हुआ सूबे में गवर्नर राज लगाने का। अब चूंकि गवर्नर राज लग गया था सूबे में 2 महीने के लिए, 60 दिन के लिए, आइन के मुताबिक असम्बली मुअत्तल था, गवर्नमेंट मुअत्तल था, असम्बली अपने वजूद रखता था। असम्बली के इजलास हमने यहीं पे किए, FC ने हमें घेरे में ले लिया। लेकिन गवर्नर मक्सी साहब से जब हमने बात की, स्पीकर साहब ने और मैंने, कुछ दोस्त और थे, कि जी असम्बली तो मुअत्तल नहीं है, हुकूमत आपने मुअत्तल किया है। आइन के मुताबिक असम्बली अभी भी अपना इजलास कर सकता है। हमने इसी हाल में फिर इजलास किया, अपना करारदादें पास की, लेकिन जनाब उससे भी काम नहीं हुआ। वो जो जिसकी बुनियाद पे असम्बली को, गवर्नमेंट को मुअत्तल किया गया,
गवर्नर राज लगा, उसी गवर्नर राज के दौरान 2 महीने के अंदर उससे बड़ा धमाका हुआ, उससे ज़्यादा जानों का ज़ियां हुआ बहादुर खान यूनिवर्सिटी में। तो जनाब वाला, ये एक सेक्टेरियन किलिंग के हवाले से अगर हम बात करें, इसने हमारे सूबे को और ख़ासकर हमारे इन बहन भाइयों को बहुत दुख दिए हैं। तो गुजारिश है मेरी हुकूमत से, चूँकि सूबे वज़ीर दाखिला साहब तशरीफ़ रखते हैं, तो ये सेक्टेरियन के हवाले से जहाँ हम इंसर्जेंट्सों के साथ गवर्नमेंट निमट रही है, सेक्टेरियन के हवाले से जनाब वाला, मेरा ख़्याल में हमारे सूबाई हुकूमत को भी, मरकज़ी हुकूमत को भी और जो इसमें स्टेक होल्डर हैं, सबको सेक्टेरियन हवाले से ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और आलिया लहर जो जनाब वाला करीमा बलोच की हवाले से जो बाहर एक एसोसिएशन हुआ कनाडा में, उसके उस हवाले से भी अब बलूचिस्तान के अंदर एक लहर उठी है धमाकों की या टारगेट किलिंग, इस तरह के वाक़या की। ये जनाब 5 दिन पहले की बात है, तुरबत में मेरे घर से कोई 200 मीटर दूर धमाका हुआ और उस धमाके में एक मिस्त्री था वहाँ पे जो मोटरसाइकिल का काम करता था, पंजाब से उनका ताल्लुक़ था, वो शदीद ज़ख्मी हुए, लेकिन कैजुअल्टी मौके पे कोई नहीं हुआ, ज़ख्मी लोग हो गए। तो इस हवाले से भी हमें देखना चाहिए। और हमारे अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बज़ाहिर तो लॉ एंड ऑर्डर आइनी तौर पे सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, फेडरल गवर्नमेंट का इसमें कोई काम नहीं है आइनी हवाले से, लेकिन हम जानते हैं कि उनके मदद के बग़ैर या उनके इंटेलिजेंस के बग़ैर मुमकिन नहीं है कि हमारा सूबाई हुकूमत किसी बेहतर नताइज दे सके, हमारा होम डिपार्टमेंट। तो उनसे भी गुजारिश है कि हमारे सूबाई गवर्नमेंट के साथ कोई बेहतर कोऑर्डिनेशन, कोई बेहतर चीज़, ताकि हम सही मानों में एक अपने लोगों को अमन अमान का एक रास्ता दें। जनाब बोला, मैं आखिरी गुजारिश करूँगा कि मुझे बड़ा दुख हुआ जब हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब की ये स्टेटमेंट आया ये हज़ारा के हवाले से कि मैं ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए लम्हा फ़िक्रिया था। वज़ीर आज़म मुल्क का आइनी सरबराह है, इंतज़ामी सरबराह है। आइनी सरबराह अगर सदर मुमलिकत है, लेकिन इंतज़ामी सरबराह वज़ीर आज़म है मुल्क का। और हमने देखा कि न्यूजीलैंड में भी इस तरह हादसा हुआ और उस न्यूजीलैंडर वज़ीर आज़म के लिए हम काफिर थे, जिस तरह हमारे लिए वो काफिर हैं, लेकिन उनका रवैया आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। उन्होंने जिस बंदे ने फायरिंग की थी उनका नाम नहीं लिया, बल्कि उनको कहा कि ये मेरे लिए दहशतगर्द के अलावा कुछ नहीं कह सकता मैं इसको। इस हद तक वो गई थी, एक एक मुसलमान के घर गई, एक एक मुसलमान को गले लगाया, कपड़े पहन लिए और तो और वो नमाज पढ़ने भी आ गई मस्जिद में। और ये हमारे अपने लोग, हमारे अपने बहन, अपने भाई, पाकिस्तानी शहरियत, पाकिस्तान के शहरी, और हम इनको कहते हैं कि हम मैं ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा। बहरहाल इससे मैं समझता हूँ कि मुझ समेत बहुत सारे दोस्तों को दुख हुआ होगा, अल्लाह उनको हिदायत दे। ये कोई ब्लैकमेलिंग की बात नहीं है। जितना इंसान ऊंचा जाता है उतना ही उसको झुकना होता है, उतना ही उसको सब्र और पेशेंस से काम लेना चाहिए। मुझे सूबाई अस्करी हवाले से जो तब्दीलियाँ हुई हैं, अल्लाह करे कि हमारे सूबे के हवाले से कोर कमांडर साहब नए जो आए हैं, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला इनके आने से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे। चूँकि ये IGFC साउथ रह चुके हैं, हमारे इलाके में उनकी जो कारकर्दगी थी ना सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बल्कि डेवलपमेंट और हर तावन में, हर चीज़ जो
अवामी नौयत का जो ताउन था, अवामी नौयत, अवामी के हामिल जितने भी प्रोजेक्ट थे, जितने भी वहाँ पे मंसूबे थे, वो उनमें पेश था। तो इंशाअल्लाह ताला शायद अल्लाह पाक ने उसी के बदले में उनको तरक्की भी दे दी। और फिर यह खुशी की बात तो यह है कि वो फिर कोर कमांडर बलूचिस्तान ही तैनात किए गए। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि सूबाई हुकूमत को उनसे भी अस्करी हवाले से भी हमें कुछ तावन मिलेगा, जिससे हम अपने सूबे के अमन अमान को बेहतर कर सकें। मैं जनाब का बहुत मशकूर हूँ, दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे सब्र के साथ सुना। शुक्रिया जनाब। जी शुक्रिया एहसान शाह साहब। जी अख्तर लांगो साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब वाला, आज के इस रिक्वेजिशन इजलास में मैं शुरू करूंगा आखिरी एजेंडे से। जनाब वाला, जनवरी का महीना है, कोयटा शहर में अभी भी टेम्परेचर जो है वो माइनस में ही रहता है, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 2-3 सालों से जब से जीएम साहब आए हैं, जब भी सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है कोयटे में, यहाँ पे गैस जो है वो नापैद हो जाता है। अब जनाब वाला, आए रोज मीटरों के बहाने हज़ारों रुपए, 30-30, 40-40 हज़ार रुपए गरीब सारिफिन पे जो जुर्माने आयद किए जाते हैं। नॉर्मल जो इस वक्त एक घरेलू सारिफ का जो बिल आता है वो 40 से 50 हज़ार, 60 हज़ार, 1-1 लाख रुपए तक लोगों को बिल भिजवाए जा रहे हैं, जबकि गैस का प्रेशर इस वक्त बिल्कुल ना होने के बराबर है। अक्सर सुबह के औकात में जब सर्दी की शिद्दत ज़्यादा होती है या रात को, इन दोनों औकात में जो इस कैपिटल में हम बैठे, मैं मस्तूंग की बात नहीं कर रहा, मैं कलात की बात नहीं कर रहा, मैं पशीन और ज़ियारत की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे तो वैसे गैस का सिर्फ नाम रह गया है, गैस नहीं है वहाँ पे। ये कैपिटल है जनाब वाला हमारा। इस शहर में आपको इस वक्त कोयटा शहर में लोग लकड़ी जलाकर जो है वो अपने चूल्हे जला रहे हैं और अपने घर का सालन और रोटियां पकाने पे मजबूर है। ये सूबा जो 1952 से पूरे मुल्क को गैस दे रहा है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे लिए ये गैस एक शजर ममनुआ बन चुका है। और जनाब वाला, इस पे तो एक तो गैस हमारा नापैद हो चुका है, और दूसरा जो है इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग जो इस कैपिटल सिटी में 8-8, 9-9, 10-10 घंटे जो है बिजली भी गायब रहता है। अगर एक ट्रांसफार्मर भी जलता है तो जैसे मालिक साहब ने कहा, 1-1 महीना हम वापडा के दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं, वो हमारा ट्रांसफार्मर रिपेयर नहीं होते। बहाना ये बनाया जाता है कि जी लैंड लॉसेज हैं, लोग बिल नहीं देते। तो जनाब वाले, ये लैंड लॉसेज पूरे पाकिस्तान में है, सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं है। अगर रेशो निकाला जाए तो पंजाब के और दूसरे सूबों के ऐसे इलाके हैं जिनके लैंड लॉसेज हमसे कई गुना ज्यादा हैं, लेकिन वहां पे जनाब वाला ये रवैया ना कैस्को का वापडा का होता है और ना ही सुई सदरन वालों का होता है कि महीनों महीनों लोगों को अंधेरे में रख के गैस के प्रेशर लोगों पे बंद करके और बिजली की लोड शेडिंग के जरिए वहां पे लोगों के साथ ज्यादती की जाए। तो मैं इस ऐवान की तवज्जुह से इसकी मजम्मत करता हूं। अब जनाब वाला आता हूं असल मसले की तरफ, जो है लॉ एंड ऑर्डर का। जनाब वाला, साना मच से कुछ दिन पहले भी इसी ऐवान में हमने एक रिक्वेजिशन जमा किया था, एक रिक्वेजिशन इजलास हुआ था, उसमें भी अमन अमान पे बहस हुआ। और इससे पहले भी इस ऐवान में बारहा इस तरह की रिक्वेजिशन इजलास हमने इसी एक मसले पे बुलाए और काफ़ी यहाँ पे बहस मुबाहिसे हुए हैं, तकारीर हुई हैं, तजावीज़ आई हैं। लेकिन जनाब वाला, जैसे कि अभी कुछ देर पहले एक करारदाद पे हम इस बहस में आख्ता थे कि एक ट्रुथ कमीशन, जनाब वाला, जब तक चीज़ें हकाइक लोगों के सामने नहीं आती
जब तक बदअमनी की वजूहात और उन कॉजेस को हम एड्रेस नहीं करेंगे तो उस वक्त तक न इस सूबे में अमन आ सकेगा और ना ही इस सूबे में तरक्की के दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि तरक्की और जो इकोनॉमी है वो मशरूत है आपकी अमन अमान के साथ। अगर आपका अमन अमान ठीक होगा तो वो मुल्क तरक्की करेगा, उसकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। अदरवाइज लोग वहां पे बिजनेस करने से, लोग वहां पे रोजगार करने से डरते हैं और आते नहीं है। जनाब वाला, अब मैं आता हूं कि वो वजूहात क्या है। उस दिन जो साने मच से पहले रिक्विजिशन इजलास पे मेरे दोस्त जहूर भाई ने अपनी तकरीर में कुछ चीजों का जिक्र किया था, लेकिन अधूरी उसको छोड़ दिया। जनाब वाला, उस दिन भी जहूर साहब कहते कि आज से 10 साल 15 साल पहले अमन अमान का मामला ज्यादा खराब था। तो जनाब वाला, उसकी एक वजह थी। यहां पे अक्सर इस असेंबली में मुसल्लह जत्तों का जिक्र आपने सुना होगा, यहां पे डेथ स्क्वाड्स का आपने सुना होगा। जनाब स्पीकर, अगर हाउस को थोड़ा सा इन ऑर्डर कर लें। तो जनाब वाला, उस वक्त जब 2013-14 में उन तमाम मुसल्लह जत्तों को OSD बना दिया गया, उन तमाम मुसल्लह जत्तों पे पाबंदी लगाई, उनको उनके घरों तक महदूद किया गया, तो आपने देखा कि यहां टारगेट किलिंग, बाकी बम धमाके, चोरियां, अगवा बराए तावान, शाहराहों पे डकैतियां, ये तमाम चीजें रुक सी गई। अब जनाब वाला, जब से ये हुकूमत हमारे से वजूद में आई है तो इन्होंने उनको दोबारा जिम्मेदारियां सौंप दी, उन मुसल्लह जत्तों को दोबारा सपोर्ट करना शुरू किया। अब जनाब वाला, मैं आता हूं, ये मैं नहीं कह रहा जनाब वाला, ये एक GIT बनी थी, जो एक वाकया कराची में पेश आया था, उसके हवाले से ये मैं आपको भिजवा रहा हूं जनाब वाला। और मैं चाहता हूं कि ये डॉक्यूमेंट्स ये इस हाउस की प्रॉपर्टी रहे और रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। जनाब वाला, इसके पेज नंबर 15 पे ये मैं आपको भिजवा रहा हूं। इसमें जो GIT बनी थी उसमें जनाब वाला, ये GIT हमने नहीं की, ये GIT, इसमें मैं कंपोजिशन इसका आपको बताता हूं। इसमें MI है, ISI, IB, पाकिस्तान रेंजर्स, स्पेशल ब्रांच, CTD, ये इनकी थे। स्पीकर साहब को देने, ये इनकी तरफ से एक GIT बनी थी और उन्होंने क्लियर कट लिखा था और यहाँ पे पूरा एक लिस्ट दिया गया है जो सिंध में जितने वाकयात हुए हैं दहशतगर्दी के, पुलिस पे टारगेट किलिंग के। यहाँ पे जहूर साहब उस दिन कह रहे थे कि फोर्सेस के हवाले से कोई बात नहीं करता। जनाब वाला, फोर्सेस के जो कातिल हैं इस GIT में उन्होंने दिए हैं। पुलिस, रेंजर्स पे, फोर्सेस पे जो हमले हुए हैं उनका जिक्र इसमें है। हैदराबाद में, सिंध में, सक्कर में, कराची में, जहां जहां फोर्सेस पे अटैक हुए, इन तमाम का इस GIT में जिक्र है। और इसमें आखिर में जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं उसको पढ़ लें, उसमें उस जिम्मेदार का नाम भी वो GIT में दे रहे हैं कि खुजदार के रिमोट एरिया में एक शख्स है शफीकुर रहमान मेंगल, ये तमाम वहां पे पनाह लिए हुए हैं और वहां से प्लानिंग हो रही है और ये तमाम कार्रवाइयां वहां से हो रही हैं, जिसमें साना शाहनूरानी शामिल है, साना सफूरा गोट शामिल है, इसमें आपका साना जो है सेवण शरीफ का शामिल है, उसमें सिंध में जो जितने ब्लास्ट हुए वो तमाम शामिल हैं। और जनाब वाला, इसी हाउस का मैं एक और रिकॉर्ड आपको भिजवा रहा हूं। इस हाउस में जनाब वाला, ये एक असेंबली की कार्रवाई आपकी चली थी मोरखा 21 अप्रैल 2015 को। 21 अप्रैल 2015 को एक सवाल के जवाब में आपके उस वक्त के वजीर दाखिला साहब वो खुद फरमा रहे हैं,
मैं उसका जवाब पढ़ के आपको सुनाता हूं। ये दुरुस्त है कि 25 मई 2014 को तहसील वड चेक पोस्ट पर 10 से 12 सर्फ गाड़ियों पर मुश्तमिल मुसल्ला अफराद का काफिला, जिनकी तादाद 100 के करीब थी, जिसकी सरबराही मीर शफीकुर रहमान मेंगल साहब कर रहा था, ने एंड ग्रेनेड से लेवीज चेक पोस्ट। अब जनाब वाला यहाँ पे अक्सर हम पे तो इल्जाम आयद किए जाते हैं कि जी फोर्सेस के हवाले से हम बात नहीं करते, फोर्सेस के जो शोधा हैं उनके लिए हम आवाज नहीं उठाते। जनाब वाला लेवीज एहलकार क्या फोर्सेस नहीं है? क्या वो हमारी फोर्स नहीं है? तो जनाब वाला उनके हवाले से लेवीज चेक पोस्ट पर ग्रेनेड से हमला किया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 9 लेवीज एहलकार शहीद हुए। इनको याद आ गया जनाब वाला कोरम की निशानदेही। जनाब वाला ये इस जैसों की गैर जिम्मेदारी की वजह से यहाँ पे हर रोज लोग मरते हैं। ये दनेश जैसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि यहाँ पे अमन अमान कभी कायम ना हो। जनाब वाला अगर इस जैसे शफीकुर रहमान जैसे लोगों की सरपरस्ती रहेंगी तो ये जब से इनको दोबारा लाया गया, जब से हुकूमत इनको दोबारा सपोर्ट दोबारा के लिए घंटियां बजाएं जी। करें जब तक मौजूद रुकने असेंबली अपनी तक। चलो अभी कोरम पूरा हो रहा है मसला नहीं। उठ के पेंसिल फेंक के, ये कोई बच्चों का तो वो नहीं है, फोरम नहीं है, क्लासरूम तो नहीं है, प्रॉपर कोई। और फिर दूसरी बात ये है, अभी 10 दिन पहले बलूचिस्तान इतने खून और खराबे से निकला है, इतने मुश्किल हालात से निकला है, संजीदा बहस हो रहा है। अगर बहस में हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं तो बेशक न लें, लेकिन ये जी सही फरमा रहे हैं। नहीं पूरा नहीं है अभी तक, अभी रिकॉर्ड कैसा नहीं पूरा कर दे। अच्छा 13-14 भागता नहीं। दे दिया, मिल गया। हाँ मिल गया ठीक है। छः 9 10 11 12 13 14 13 चलिए देखिए, एक चीज है, अपोजिशन ने लाए कोरम पूरा करना तो उनका बनता है।
लेकिन ये कि आपने लाया, आपका भी ये जिम्मेदारी बनता है कि आप कोरम पूरा करें, उनका भी जिम्मेदारी और एक अपना। लेकिन वो अपनी जगह पे उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन एक आप लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि अब इजलास बुलाया है तो आप लोग कम से कम कोरम पूरा करते। हाँ नहीं, अब 26 को वैसे भी इजलास है। नहीं अभी तो उसका, क्योंकि वो 26 नहीं, 26 को बुला ले। छब्बीस को वैसे भी हम निकाल करना है। अब मैं प्रोग्रेशन ऑर्डर पढ़कर सुनाता हूँ। प्रोग्रेशन in exercise of the powers conferred on me by clause 3 of article 54, read with article 127 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973. I, Mir Abdul Quddus Bizanjo, Speaker Provincial Assembly of Balochistan, hereby order that on conclusion of business, the session of the Provincial Assembly of shall stand prorogued on Friday, the 5th January 2020-21। अब असम्बली का इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी किया जाता है।